सभी को नमस्कार। सबका स्वागत है अध्ययन मंत्रा के इस चैनल पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश सब्जेक्ट की। टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, राइटर्स के बारे में बात करेंगे, क्या हमको पढ़ना है क्या हमको नहीं पढ़ना है, हम उसकी बात करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम आज इस बात पर फोकस करने वाले हैं कि हमें क्या नहीं पढ़ना है और कहाँ नहीं पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है ये तो आपको पता होता है, क्या पढ़ना होता है ये आपको पता होता है। आपको सिर्फ ये बात नहीं पता होती कि क्या-क्या हमको नहीं पढ़ना है, और उसको पढ़ते-पढ़ते आप इतना पढ़ लेते हैं कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं। आज हम आपको इस कन्फ्यूज़न से बचाने के लिए एक इस प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। इंग्लिश टीजीटी और पीजीटी स्पेशल बैच है ये, हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के भाइयों एवं बहनों के लिए, जहाँ पर बहुत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, बहुत पुअर बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं, अपर बैकग्राउंड से भी, रिच बैकग्राउंड से भी बच्चे होते हैं, बट दे आर लेस इन नंबर इन कंपैरिजन टू द रूरल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। तो आज हम उन्हीं के लिए बैच शुरू करने वाले हैं, और आज हम उनके सबसे पहले दिन पर सिर्फ सिलेबस की चर्चा करेंगे, एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस की, कि हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको कैसे आंसर करें, क्या मेथोडोलॉजी अपनाएं कि हम अपने आंसर को करेक्ट कर दें बिना किसी कंफ्यूजन के। राइट, एक कहावत सुना होगा आपने, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो हम आपको मोर स्टडी की तरफ नहीं ले जाते हैं, हम आपको प्रिसाइज स्टडी की तरफ ले जाते हैं। और ये हमारा अध्ययन मंत्र का ट्रैक रिकॉर्ड है, आप उठा करके देख लीजिए कि सिलेक्शन का रेशियो हमारे यहाँ से कितना रहता है। चाहे वो यूजीसी में नेट की बात हो, चाहे वो सीटेट की बात हो, चाहे वो एचटेट की बात हो, चाहे वो एमपीटेट की आप बात कर लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश में टीईटी की बात कर लीजिए, हमारा सिलेक्शन रेशियो ही हमारा इतिहास है और वही हमारी कहानी है। एंड दैट इज द मोटिवेशन फॉर अस टू वर्क विद यू एज वेल। इसीलिए हमने शुरू किया है आपके लिए स्पेशली ये बैच, इंग्लिश पीजीटी और टीजीटी का, अपने सारे भाइयों के लिए, साथियों के लिए। आज हम उसके सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस शुरू कर रहे हैं आज हम उत्तर प्रदेश इंग्लिश टीजीटी और पीजीटी का। सबसे पहले बात तो ये आप जान लीजिए कि न तो टीजीटी छोटा होता है और न तो पीजीटी बड़ा होता है। क्लियर, कोई भी नौकरी, कोई भी प्रिपरेशन न तो छोटी होती है न तो बड़ी होती है, सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सब में इक्वल टीचिंग आपको करना होता है, सबको बराबर ही पढ़ना होता है, सबको बराबर ही पढ़ाना भी होता है। पीजीटी के बच्चों को ये लग रहा होता है कि हमारा सिलेबस ज़्यादा होता है। सिलेबस ज़्यादा होता है इसलिए है क्योंकि दे आर सपोज टू बी मोर इंटेलिजेंट, दे आर सपोज टू बी, ऐसा सोचा जाता है, माना जाता है कि पीजीटी के बच्चे मैच्योर होते हैं, पीजीटी के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए इन कंपैरिजन टू टीजीटी उनका सिलेबस ज़्यादा होता है। तो दूसरी बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीजीटी में वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू पीजीटी। राइट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के कंपैरिजन में टीजीटी की वैकेंसी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। क्लियर, इसलिए वैकेंसीज जो है कम ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होती हैं और सिलेबस थोड़ा सा कम होता है। बट देयर इज अ बिग बट, अगर हम उस बट की बात करें तो हमारा जो सिलेबस है वो स्पेशली दो पार्ट में डिवाइड होता है। दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पार्ट में लिटरेचर होता है और एक पार्ट में लैंग्वेज होता है। जब हम टीजीटी का पेपर देते हैं तो वहाँ पर लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस होता है इन कंपैरिजन टू लिटरेचर, और जब हम पीजीटी की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों पर इक्वल फोकस होता है। टीजीटी के जो टीचर्स हैं उनसे ग्रामर ज़्यादा पूछा जाता है, लैंग्वेज ज़्यादा पूछा जाता है, एप्लीकेशन ग्रामर का ज़्यादा पूछा जाता है, और लिटरेचर कंपैरेटिवली कम होता है। और पीजीटी में दोनों का इक्वल शेयर होता है, इक्वल पोर्शन होता है, ग्रामर का भी और लिटरेचर का भी। राइट, आज हम उसी ग्रामर और उसी लिटरेचर की बात करेंगे, उसी सिलेबस की बात करने वाले हैं। क्लियर, सिलेबस, जब आप टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पहले तो हम आपको उसकी एलिजिबिलिटी बता दें। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन और उसके साथ बीएड। क्लियर, बीए आपने किया हो इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के और आपने बीएड किया हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। एज फार एज पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो सिलेबस, जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, अगर हम उसकी बात करें
तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको इंग्लिश में सिर्फ एमए की आवश्यकता होती है, खास करके उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, वहां पर एमए इंग्लिश होना चाहिए, तो आप पीजीटी के एलिजिबल होते हो। अदर स्टेट्स की बात करें अगर हम, तो वहां पर पीजीटी बनने के लिए फिर बीएड मैंडेटरी होती है, बीएड प्लस एमए अनिवार्य होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा नहीं है। वहां पर सिर्फ अगर आप सिंपल एमए हैं, देन यू आर एलिजिबल टू बिकम अ लेक्चरर इन एनी इंटर कॉलेज, राइट। किसी भी इंटर कॉलेज में आप लेक्चरर बन सकते हैं अगर आपने सिंपल एमए कर लिया है, राइट। अब उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं, और हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बहनें हैं, वो वहाँ पर डेली क्लास अटेंड करने के लिए जा नहीं पाते, और जब डेली क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते, उनकी प्रिपरेशन उनकी उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितना कि एक कंपटीशन में बैठने के लिए होनी चाहिए। और ऐसे ही बच्चों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अध्ययन मंत्रा ने डिसाइड किया है एक ऑनलाइन बैच चलाने का, कि जो हमारे बच्चे बहुत रूरल बैकग्राउंड में हैं, दूर दराज के एरिया में हैं, उनको भी कंपटीशन देने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस ना हो, और वो भी उन बच्चों से compete कर लें जो उन्होंने डेली क्लासेस अटेंड किया है। उसी कंपटीशन को इजी करने के लिए, उनका सिलेक्शन करवाने के लिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम उन बच्चों की मदद के लिए भी अपना बेस्ट देंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, ताकि कोई बच्चा ये ना कहे कि उसने कॉलेज अटेंड नहीं किया था इसलिए उसकी इंग्लिश वीक रह गई। क्लियर। उस वीकनेस को टैकल करने के लिए, उसकी कमजोरी को खत्म करने के लिए ही ये हमारा एक्सक्लूसिव बैच जो है इंग्लिश टीजीटी और पीजीटी का हम जो है शुरू करने वाले हैं आपके लिए, दूर दराज के बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो डेली क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते। और दूसरी आपको चीज़ बताएं कि मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और मैं भी कॉलेज में पढ़ाता हूं, तो मुझे इतना पता है कि कंपटीशन की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई में देयर इज अ बिग डिफरेंस, बहुत डिफरेंस होता है। और डिफरेंस क्या होता है कि कॉलेज में आप कैसे पढ़ते हो, कॉलेज में आप कोई पोएम पढ़ते हो फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, और या फॉर द सेक ऑफ लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर, राइट। लॉन्ग आंसर के लिए, शॉर्ट आंसर के लिए हम उनकी पढ़ाई करते हैं, एक्सप्लेनेशन के लिए पढ़ाई करते हैं, तो उसका प्रोस्पेक्टिव अलग होता है। कंटेक्चुअल पढ़ाई करते हैं, उसका प्रोस्पेक्टिव टोटली डिफरेंट होता है। बट जब हम कंपटीशन, स्पेशली ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में जाते हैं और उसकी बात करना शुरू करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तथ्य पूछे जाते हैं, ना कि एक्सप्लेनेशन। अब पोएट्री में सोचिए कोई फैक्ट्स क्या पूछेगा। पोएट्री में फैक्ट ये है कि पोएम किसने लिखी है, पोएम कब लिखी गई थी, पोएम किस एंथोलॉजी में पब्लिश हुई थी, पोएम पर किसने क्या कमेंट किया था, या ये 2 लाइन 4 लाइन दे देता है और पूछता है कि ये लाइंस किस पोएम की हैं, कहाँ से ली गई हैं, किस पोएट ने इस लाइन को लिखा है। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चंस, किस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, किसमें कौन सी रिदम यूज हुई है, सेजुरा कहाँ पर है, यहाँ मीटर कौन सा यूज हुआ है। क्लियर। इन सारी चीजों को हम ऑब्जेक्टिवली पढ़ते हैं कंपटीशन के लिए, और जब हम सब्जेक्टिव पढ़ रहे होते हैं फॉर आर एमए एग्जामिनेशन और फॉर आर बीए एग्जामिनेशन, तो हमारा प्रोस्पेक्टिव टोटल डिफरेंट होता है। और प्रैक्टिकल अगर हम बात करें, तो बहुत सारे तो हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम के 2 दिन पहले कोई सीरीज टाइप की आती है, खरीद लेते हैं, और 2 दिन की सीरीज पढ़ करके बीए पास कर लेते हैं और एमए पास कर लेते हैं। और फिर वो जब कंपटीशन की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं, तो वो कंपटीशन की दुनिया में कहीं नहीं ठहरते, क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल चार्ल्स डार्विन की थियोरी पर चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही फिट है, जो सरवाइव वही करेगा जो फिटेस्ट है। फिट, फिटर, फिटेस्ट, मतलब सरवाइव वही करता है, सिलेक्शन उसी का होता है जो पॉजिटिव नहीं, कंपैरेटिव नहीं, जो सुपरलेटिव होता है, जो फिटेस्ट होता है। और आपको सुपरलेटिव होना है अगर आपको एग्जामिनेशन बीट करना है। अगर आपने ये सोचा है कि यू वांट टू बी ए टीचर, यू वांट टू बी ए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और यू वांट टू बी ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर,
तो ये क्लास जो है आपके लिए रामबाण होने वाली है। राइट, ऐसे पेनिसिया का काम करेगी, ऐसे रामबाण का काम करेगी कि आज के बाद आप क्या क्या पढ़े हैं, कहाँ कहाँ से पढ़े हैं, सब भूल जाएंगे और सिर्फ आप ये देखेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। एक प्रोफेशनल टीचिंग में और एक घरेलू टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है, और एक प्रोफेशनल प्रिपरेशन में और एक घरेलू डोमेस्टिक प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस होता है, हम कहाँ मात खा जाते हैं, हमें कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत होती है। आप में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कई बार पेपर दे भी चुके हैं, और जब हम पेपर दे करके आते हैं तब हमें पता चलता है अरे यार 2 क्वेश्चन से हमारा रह गया। वो 2 क्वेश्चन कौन सा है, और उसी 2 क्वेश्चन पर आपको मेहनत करनी होती है, और नेक्स्ट ईयर आप देखते हैं कि वो क्वेश्चन 2 से बढ़ कर के 4 हो गया है। इसके पीछे रीजन ये है कि मैन की, आदमी की पढ़ने की एक लिमिट होती है, एक उम्र होती है, वो पढ़ने के लिए पैदा नहीं होता, दुनिया में पढ़ने के लिए नहीं आया है, एक लिमिटेशन है उसकी। और आपको पढ़ाई तो करना है, हार्ड वर्क तो करना है, बट हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट वर्क करना है। राइट, स्मार्ट वर्क करने वाले सक्सेस पा जाते हैं, और हार्ड वर्क करने वाले कभी कभी रह भी जाते हैं। आप हार्ड वर्कर हैं, यूपी का मैं भी हूँ, यूपी के अपने साथियों को देखता हूँ, अपने बच्चों को देखता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो बहुत लेबोरियस होते हैं। कमी उनके पास होती है संसाधनों की, कमी होती है उनके पास रिसोर्सेज की, और अगर उनसे कोई ये बता देता है कि ये बुक खरीद करके पढ़ लीजिए और आप पीजीटी हो जाओगे, वो बुक इलाहाबाद से मंगवा लेते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। इतने लेबोरियस होते हैं कि अगर उन्हें थोड़ा सा भी गाइडेंस दे दिया जाए, थोड़ा सा भी उनकी मदद कर दी जाए, तो आप इंटरव्यू में देखिए जा करके सारे बच्चे एक तरफ से आपको वहां मिल जाएंगे, जिसने भी थोड़ा सा वर्क किया है, जिसने थोड़ी सी मेहनत की है, वो वहां तक पहुंचता है। और फिर आप ये कहते हुए सुनाई देते हो कि यूपी में तो पैसा चलता है, पैसे से सिलेक्शन, पैसे के बिना सिलेक्शन नहीं होता। अंदर की क्या बात है मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप अपना बेस्ट करके जाइए, आपको किसी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट आप कैसे करके जाएंगे? सपोज दैट टीजीटी की जो मेरिट जाती है, लोवेस्ट मेरिट होती है, जो इस बार की है 74 75, और अगर आप 125 में 115 क्वेश्चन करके आए हो, 110 क्वेश्चन करके आए हो, तो आपको कौन रोक सकता है? इंटरव्यू तो सिर्फ 50 मार्क्स का है, और क्वेश्चन आपका एक कितने का होता है, यू नो बेटर। राइट, अगर आप 15 क्वेश्चन ज्यादा कर लिए हो, 15 क्वेश्चंस अगर आप अहेड हो लोवेस्ट मेरिट के, तो आपको न तो पैसे देने की जरूरत है, न किसी सिफारिश की जरूरत है, न रिकमेंडेशन की जरूरत है, और न तो किसी झांसे में आने की जरूरत है। सिलेक्शन आपका आपकी मेहनत से हो जाएगा, और वो 15 नंबर कैसे बढ़ाएं, उसके लिए आपको भी कुछ नहीं करना है अपार्ट फ्रॉम फॉलोइंग मी। आपको सिर्फ हमें फॉलो करना है, हमारी एडवाइस को फॉलो करना है। जो कंटेंट मैं आपको दे दूंगा वो कंटेंट आपको पढ़ना है, और इस गारंटी के साथ वो कंटेंट होगा कि जब आप पेपर दे करके आओगे तो आपके जितने नोट्स होंगे, 115 क्वेश्चन की गारंटी है जो आपके उसी नोट से होगा। 115 क्वेश्चंस जो है आपके वहीं से होंगे। हाँ, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि 115 में आप कितने कंफ्यूज नहीं हुए हो, मतलब कितना आपने गलती से गलत नहीं किया है, इस पे डिपेंड करता है। और वो गलती से गलत ना हो उसके लिए भी हमारे पास इलाज है, और जैसे जैसे हमारा सिलेबस प्रोसीड करता रहेगा हम आपको इलाज बताते रहेंगे। राइट, तो इसी के साथ जो है हम अपने सिलेबस पर आते हैं, अपना सिलेबस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करेंगे, और ट्रेंड ग्रेजुएट के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करेंगे। क्लियर है? ये है सिलेबस टीजीटी एंड पीजीटी, राइट? And this is my name, Dr. J.K. Tiwari. Clear? And then come to the syllabus of trained graduate teacher first. Right? पहले हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करते हैं, पहले लिटरेचर की बात करेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए लिटरेचर की बात करेंगे, और फिर हम कॉमन की बात करेंगे, जो दोनों में ही कॉमन है, टीजीटी में भी और पीजीटी में, जहां इक्वल शेयर होता है दोनों का, टीजीटी का भी और पीजीटी का भी। बराबर मेहनत वाला जो इलाका है फिर उसको हम शेयर प्रॉपर्टी में, कॉमन प्रॉपर्टी पर लाएंगे। राइट, ट्रेंड ग्रेजुएट में हम पहले
बात करते हैं लिटरेचर की, लिटरेचर फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसको आप टीजीटी कहते हो। क्लियर, टीजीटी कहते हो, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड का मतलब ये होता है जो बीएड होता है, बीएड इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। बीएड के दौरान आपको टीचिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, टीचिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, माइक्रो टीचिंग आपसे करवाई जाती है। तो जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली है वो जो टीचर्स हैं उनको ट्रेंड ग्रेजुएट कहा जाता है। और हमारे यहाँ 10th तक के टीचर के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अपॉइंट किए जाते हैं, राइट। 10वीं तक के टीचर के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं। अब वो 6, 7, 8, 9, 10th सब कुछ पढ़ाते हैं। एंड इवन इन सम स्कूल्स जहां पर कोई पोस्ट ग्रेजुएट टीचर नहीं होता है, वहां पर ट्रेंड ग्रेजुएट्स आर सपोज टू टीच 11th एंड 12th एज वेल। 11वीं और 12वीं भी उन्हीं से पढ़वाया जाता है। तो प्रिपरेशन आपको कम करना होता है, प्रिपरेशन टीजीटी की करना होता है, लेकिन आपको हर समय पीजीटी की तैयारी करने के लिए तैयार रहना होता है। क्लियर? द वेरी फर्स्ट राइटर, और सिर्फ टीजीटी का ही नहीं, अगर हम पीजीटी या पूरे इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, किसी भी लिटरेचर में अगर हम जाएं, इंडियन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, कैरेबियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, किसी पर भी जाएं तो शुरुआत ही विलियम शेक्सपियर से होती है। और टीएस एलियट ने तो एक बार कहा था कि द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पूरी दुनिया ही दो पार्ट में डिवाइड है, एक तरफ शेक्सपियर है और दूसरे तरफ दांते, राइट। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड बिटवीन शेक्सपियर एंड दांते, दोनों में जब वो इक्वली डिवाइड है तो बिना शेक्सपियर के कोई ट्रेंड ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। और ट्रेंड और पोस्ट की तो छोड़ दीजिए, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में नहीं सोच सकता विदाउट नोइंग शेक्सपियर। इसलिए शेक्सपियर इज द रूट। अगर हम कंपटीशन की बात करें टीजीटी और पीजीटी की, तो शुरुआत ही विलियम शेक्सपियर से होती है, राइट। अब क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस सिर्फ विलियम शेक्सपियर पर ही नहीं आता, बट द क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड फ्रॉम द इंटायर रेनेसांस इन पीजीटी। रेनेसांस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोनेट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थिएटर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलिजाबेथन एज, जेकोबियन एज पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेनेसांस जिसकी हम बात कर रहे हैं, पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं। जब हम विलियम शेक्सपियर की स्टडी करना शुरू करेंगे तो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है पूरे लिटरेचर का, हम वहां से लेकर के चलेंगे। नो डाउट शेक्सपियर वाज अ जीनियस, बट ही बोरोड एवरीथिंग फ्रॉम द प्रीवियस राइटर्स। सब कुछ उन्होंने अपने पहले वाले राइटर से बारो किया है, उधार लिया है। और जब बारो किया है, उधार लिया है, किस किस से उधार लिया है हमको वो भी जानना है, और वो सोर्स भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, राइट। ये सिर्फ एक फोटो ही नहीं, टीजीटी के लिए कम से कम ये 25% पेपर है। क्लियर? ट्रेंड ग्रेजुएट की अगर हम बात करें तो ये 25% सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्योंकि लिटरेचर के पार्ट में इन ट्रेंड ग्रेजुएट देयर आर मेयरली 4 राइटर्स, और अगर 4 राइटर्स में हम इक्वल लिटरेचर की बात करें तो 25% सारे राइटर्स के पास है और 25 इनके पास भी। और इन कंपैरिजन टू अदर राइटर्स 1-2 क्वेश्चन शेक्सपियर से ज्यादा ही होता है हमारे क्वेश्चन पेपर में। पीजीटी में नंबर ऑफ राइटर्स ज्यादा हैं। पीजीटी में जब नंबर ऑफ राइटर्स ज्यादा हैं तो वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ईच राइटर से कम हो जाता है, उतने ही वहां पर बढ़ जाते हैं। एक चीज है कि टीजीटी और पीजीटी दोनों पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 125 होते हैं, नंबर ऑफ राइटर्स पर क्वेश्चंस डिफर कर जाता है। तो जब हम विलियम शेक्सपियर की बात करेंगे तो हम विलियम शेक्सपियर में क्या क्या पढ़ना है वो पॉइंट्स हमने आपके यही सिलेबस में ही बना दिया है कि हमको शेक्सपियर पर क्या क्या पढ़ना है। ये है वो पॉइंट्स जब हम क्लास शुरू करेंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। हम शेक्सपियर का ईच इंपॉर्टेंट प्ले दैट यू हैव रेड और दैट यू हैव हर्ड द नेम, सब की बिल्कुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। डिटेल में कैसे चर्चा करते हैं? सपोज दैट हमने एक प्ले शुरू किया और वो प्ले है कौन सा? हैमलेट। तो हैमलेट के पहले जो एक प्ले था योर हैमलेट, उसकी बात करेंगे। हैमलेट का सोर्स क्या है उसकी बात करेंगे। हैमलेट पब्लिश कब हुआ था इसकी बात करेंगे। हैमलेट परफॉर्म कब हुआ था हम इसकी बात करेंगे। हैमलेट का रोल किसने परफॉर्म किया है हम उसकी बात करेंगे। और
हैमलेट की साइकोलॉजी क्या है हम उसकी बात करेंगे, हैमलेट किस टाइप का प्ले हम उसकी बात करेंगे, हैमलेट की साइकोलॉजी की बात करेंगे, और आज हैमलेट जो जर्नल आता है वो कौन सा है हम उसकी बात करेंगे। शेक्सपियर का सबसे इंपॉर्टेंट प्ले हैमलेट को है हम उसकी बात करेंगे। राइट, हम सब की बात हर प्ले को ऐसे ही एक एक करके टैकल करने वाले हैं, और जितना ही डिटेल में आप जाते जाएंगे उतना ही आसान होता जाएगा आपके लिए पीजीटी क्लियर करना, उतना ही आसान हो जाएगा टीजीटी आपके लिए क्लियर करना। और उसके लिए आपको किसी सोर्स की जरूरत नहीं है, किसी बुक की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्लास अटेंड करने की जरूरत होगी। जो चीजें मैं यहाँ पे लिख दूंगा या जो चीजें आपको रिटर्न में दे दूंगा, जो प्रैक्टिस में करवा दूंगा, उससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है। हर प्ले पर हम एक आपको क्विज देंगे, कम से कम 25 क्वेश्चन की। प्ले पढ़ने के बाद उस पर क्विज होगी, उसकी लाइंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, किस किस पेपर में कौन कौन सी लाइंस पूछी गई हैं, इन सब पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे एट द टाइम ऑफ आवर क्लासेस। राइट, तो शेक्सपियर में हमें, और नॉट ओनली इन शेक्सपियर बट इन ईच राइटर, हमें क्या क्या पढ़ना है। हमको जो पढ़ना है वो देखिए यहाँ पर, बायोग्राफी, मैरिज, अराइवल इन लंदन या अराइवल इन थिएटर्स, फिर हिस्ट्री प्लेस, फिर ट्रेजेडीज, फिर कॉमेडीज, फिर डार्क कॉमेडीज, ट्रैजिक कॉमेडीज, एंड देन लॉन्गर पोएम्स। जब आप लॉन्गर पोएम्स पढ़ते हो तो जनरली आपको ये बता दिया जाता है कि शेक्सपियर रोट 2 लॉन्गर पोएम्स, वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रीस। राइट, बट इसके अलावा भी शेक्सपियर की बहुत सारी लॉन्गर पोएम्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पर मिसिंग है, जो आप सोच रहे होगे, वो है शेक्सपियर के सोनेट्स। राइट, शेक्सपियर के सोनेट्स। सोनेट्स हमने लिखा इसलिए नहीं था यहाँ पर कि सोनेट पर तो हमारी पूरी क्लास होनी है, वो एक जॉनर है और उस जॉनर पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो सोनेट पर कई बार पूछा गया है वो ये है कि अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइंस, अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइंस, ऐसी पोएम जिसमें 14 लाइन होती हैं वो कौन सी होती है? तो उसका आंसर है सोनेट। सोनेट के टाइप्स क्या है? इटालियन सोनेट क्या है, पेट्रार्कन सोनेट क्या है, इंग्लिश सोनेट क्या है, शेक्सपियरियन सोनेट क्या है, स्पेंसरियन सोनेट क्या है, और उसका वेरिएशन जो हॉपकिंस ने शुरू किया था उसके वेरिएशन का क्या नाम है जिसको आप कर्टल सोनेट कहते हो, हम उस तक की बात करेंगे। और एक ऐसा भी पोएट था जिसने 14 लाइन के बजाय 16 लाइंस की सोनेट्स लिखी हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। मतलब आप ये समझ के जाइए कि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ करना है, और सब कुछ करके एक ऑब्जेक्टिव है, और सबका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वन एम, वन बिजनेस, वन डिजायर, एंड दैट इज टू क्रैक द एग्जाम एंड बी ए टीचर। राइट, सिर्फ उस टारगेट के लिए आपको वो सारी चीजें करनी है जो हम आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर बता रहे हैं। क्लियर? तो बायोग्राफी, मैरिज, अराइवल इन लंदन, थिएटर्स, फिर उनके प्लेस, हिस्ट्री प्लेस, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, डार्क कॉमेडीज, ट्रेजिक कॉमेडीज, लॉन्गर पोएम्स और सोनेट्स। और उसके बाद द फर्स्ट प्ले, द फर्स्ट हिस्ट्री प्ले, द फर्स्ट ट्रेजेडी, द फर्स्ट कॉमेडी, द लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी, द लॉन्गेस्ट कॉमेडी, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, शॉर्टेस्ट कॉमेडी, और डिफरेंट सीन्स इन हिज प्लेज, जैसे कि पोर्ट्रेट सीन कहाँ पर है, राइट, या ग्रेव डिगर सीन कहाँ पर है, बालकनी सीन कहाँ पर है, राइट, स्टॉर्म सीन कहाँ पर है। ये सारे प्लेस के अंदर की बातें हैं जिसको आप वन बाय वन डिटेल में करते रहेंगे विद द सिलेबस। द सेकेंड राइटर जो है आप में वो दूसरा एक जायंट है, और वो ऐसा जायंट है जिसके नाम से पूरी सरकार कांप जाया करती थी, और उसका नाम है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इज सेड टू बी द लास्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसांस। रेनेसांस का लास्ट चाइल्ड कहा जाता है किसको? लास्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसांस जॉन मिल्टन को कहा जाता है। एंड मिल्टन इज नोन फॉर हिज पोएट्री और स्पेशली हिज एपिक, कौन सी? पैराडाइज लॉस्ट। राइट, स्पेशली फॉर हिज पैराडाइज लॉस्ट। ऑन, आपने 12th में एक उनकी पोएम भी पढ़ी है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो मिल्टन ने एक नया सोनेट पैटर्न अडॉप्ट नहीं जो है किया था।
मिल्टन का जो सॉनेट है वो शेक्सपियर के सॉनेट से डिफरेंट है। मिल्टोनिक सॉनेट जिसको कहते हैं, मिल्टोनिक वर्स किसे कहते हैं, मिल्टोनिक सिमिली किसे कहते हैं, मिल्टोनिक प्रोज क्या है, और मिल्टन के मास्क कौन कौन से थे, मिल्टन पर क्या क्रिटिसिज्म किसने कहा है, बेन जॉनसन ने जो है सॉरी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्यों अटैक किया आखिर जॉन मिल्टन पर, ये सारी चीजें देखेंगे। मिल्टन ब्लाइंड हो गए, कब हो गए ब्लाइंड और क्यों हो गए ब्लाइंड, और उस ब्लाइंडनेस पर भी लोगों ने उन पर अलग अलग टाइप के अपने ओपिनियंस दिए थे, किसने क्या कहा था मिल्टन के बारे में, ये सब भी आपको जानना है। फिर से आपको एक बार बता दूं कि टीजीटी के पेपर में, पीजीटी के पेपर में बहुत माइन्यूट डिटेल्स पूछे जाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, और वो सारी छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े मार्क्स की होती हैं, बड़े बड़े नंबर की होती हैं। मतलब चीजें छोटी होती हैं, नंबर छोटा नहीं होता, सबके इक्वल मार्क्स होते हैं, इसलिए आपको डिटेल में हमेशा जाने की जरूरत रहती है। क्लियर, ये जॉन मिल्टन की पिक्चर है जिसे आप देख रहे हो। पिक्चर मैंने नहीं बनाई है, कर्टिसी टू द गूगल, जहां से हमने इमेजेस ली हैं आपके लिए। क्या पढ़ना है मिल्टन में, फिर से वही बात है, लाइफ एंड वर्क्स एंड क्रिटिसिज्म बाय मिल्टन एंड ऑन मिल्टन, दोनों चीजें हमको देखनी है। बायोग्राफी, पॉलिटिकल एफिलिएशन, राजनीतिक संबद्धता किधर है, पोएट्री क्या है उनकी, प्रोज उनके कौन कौन से हैं, पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, जैसे इनिशियली कब पब्लिश हुआ था, कितने बुक में पब्लिश हुआ था, बाद में कितनी बुक हो गई, और पैराडाइज लॉस्ट पर प्ले किसने लिखा है और कब लिखा था। क्लियर, ये सारी चीजें देखना है। मास्क बहुत सारे लिखे हैं मिल्टन ने, जैसे एक उसमें एग्जाम्पल है कामू, वो भी हमको करना है। और फिर क्रिटिक्स ऑन मिल्टन, जैसे कि हमने आपको बताया कि डॉक्टर जॉनसन से ही शुरू हो जाता है मिल्टन पर क्रिटिसिज्म, किसने क्या कहा है और कौन सी लाइन पेपर में पूछी गई है और कौन सी इस बार पूछी जाने वाली है। यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स इन अ गो, सबको आपको तैयार करना है, आप किसी को छोड़ नहीं सकते। द थर्ड राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसके नाम पर पूरा एज है, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, और एज ऑफ वर्ड्सवर्थ को ही हम रोमांटिक एज कहते हैं, राइट। जो सबसे शॉर्टेस्ट एज है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वो है रोमांटिक एज, और उस रोमांटिक एज की द ग्रैंड ओल्ड मैन जो है वो है मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज शुरू होने के पहले आते हैं और खत्म होने के बाद जाते हैं। रोमांटिक एज शुरू होता है विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स बाय द टू जायंट्स, एक तो ये मिस्टर वर्ड्सवर्थ और दूसरा कॉलरिज, और वो आता है 1798 में, 1798 में लिरिकल बैलेट्स आता है, वहां से रोमांटिक एज शुरू होता है और रोमांटिक एज खत्म होता है 1832 पर। वर्ड्सवर्थ की बर्थ होती है 1870 में और डेथ होती है 1850 में, 1770 से लेकर के 1850 तक का मतलब पूरा इंटायर एज कवर कर लिया है वो है मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। और उन्हीं को जो है, उन्हीं की एज को एज ऑफ नेचर कहा जाता है, उन्हीं को एज ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है, रोमांटिक एज कहा जाता है, उसी को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ के जाने किस लिए जाते हैं, वर्ड्सवर्थ इज नोन फॉर हिज नेचुरल एंड नरेटिव पोएट्री, और हम उनके जितने भी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं सबको अपने क्लास में डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ करके उसकी मीनिंग क्लियर करेंगे, ताकि जब एग्जामिनेशन में उन पर क्वेश्चन पूछा जाए, उसके थीम पर क्वेश्चन पूछा जाए, उनकी लाइन पर क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको पीछे मुड़ कर ना देखना पड़े कि पीछे वाले से पूछ लें कि क्या उसने उत्तर लगाया है। हाँ, पीछे वाला आपसे जरूर पूछे कि आपने क्या आंसर लगाया है, और फिर ये पूछे जब आप पेपर घर पर लेकर के आओ तब आप कोई क्वेश्चन मिलाना ना रहे कि हमारा कौन सा गलत हुआ कौन सा सही रहे, आपको पहले से कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये तो हम पहले ही से पढ़ के गए थे और ये हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर। राइटर्स में फिर बायोग्राफी, वर्ड्सवर्थ की थियरी ऑफ पोएट्री और वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम वर्ड्सवर्थ की थियरी ऑफ पोएट्री की बात करना शुरू करेंगे तो हम रोमांटिक एज के जितने भी पोएट हैं, चाहे वो शैली हो, चाहे वो कीट्स हो, चाहे वो कॉलरिज हो, सब ने अपनी अपनी डेफिनेशन पोएट्री की दी है और हम सब की पोएट्री को भी कवर करते चलेंगे, पूरा रोमांटिक एज हम कवर करते चलेंगे। टीजीटी में तो सिर्फ वर्ड्सवर्थ ही है, बट जब हम पोस्ट ग्रेजुएट में आएंगे
तो रोमांटिक एज से हमारे पास जो पोएट्स हैं जिनको करना होगा वो वर्ड्सवर्थ हैं, पीबी शैली हैं, जॉन कीट्स हैं और फिर एक एसेइस्ट हैं चार्ल्स लैम्ब। उन सब को हमें यहाँ कवर करना है। तो वर्ड्सवर्थ में बायोग्राफी, थियोरी ऑफ पोएट्री, लूसी पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी, और फिर उनके ओड्स, और फिर नैरेटिव पोएम्स जैसे कि सॉलिटरी रीपर है, जैसे कि उनकी बायोग्राफी ही है, ऑटोबायोग्राफी है द प्रील्यूड, राइट, उसकी डिस्कस करेंगे। और सॉनेट्स, वर्ड्सवर्थ रोट मोर देन 500 सॉनेट्स, और उनके अलग अलग डिवीजन हैं जिनको डडन सॉनेट्स, इगोटिस्टिकल सॉनेट्स कहा जाता है। कौन सा सॉनेट किस में है उसकी बात करेंगे, और उसके बाद एक उनका प्ले है जिस पर भी हम डिस्कस करेंगे। द लास्ट राइटर ऑफ योर 10 ग्रेजुएट सिलेबस इज जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी जो है एक ड्रामेटिस्ट है, स्पेशली दो ही रोट नॉवेल्स एज वेल एज शॉर्ट स्टोरीज, और ड्रामा में भी उन्होंने एक अलग ही टाइप का ड्रामा लिखा है जिसको प्रॉब्लम प्लेस कहते हैं। मैक्सिमम प्लेस जो है वो प्रॉब्लम प्लेस हैं। हम उन सब पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लाइफ, वर्क्स ऑन क्रिटिसिज्म, बायोग्राफी, नॉवेल्स, प्लेज, शॉर्ट स्टोरीज ऑन क्रिटिसिज्म, ये टॉपिक्स हैं जिसको हमको कवर करना है। क्लियर? जब हम अपनी क्लासेस शुरू करेंगे सबको एक तरफ से करते चलेंगे। नाउ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, लिटरेचर में टीजीटी का इतना ही सिलेबस है, और ग्रामर के पोर्शन पर अभी हम आते हैं। ग्रामर और प्रोसोडी जो है वो दोनों की कॉमन है, फिर हम कॉमन की बात करेंगे। फर्स्ट लेट्स सी द सिलेबस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लिटरेचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में हम आपको एक और बात अभी से कंफर्म कर दें, जब आप पेपर देते हो और जो सिलेबस होता है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो सिलेबस से इतर होते हैं, और जो सिलेबस से इतर होते हैं उन्हें बाद में आप ये नहीं कह सकते, ये क्लेम नहीं कह सकते कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, या ये तो सिलेबस में नहीं आया था, नहीं था इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है। आपको आजू बाजू की चीजें भी लेकर के चलनी होती हैं, और इसीलिए आपको बताया कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर करने की जरूरत होती है। क्लियर? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक बैकग्राउंड में होता है, तो आपको जो आजू बाजू के क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं होते, वो उसके साथ ही करेक्ट हो जाते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट के साथ स्पेशलिटी है, और हम जब राइटर शुरू करेंगे तो वन बाय वन उन सबको पूरे बैकग्राउंड को कवर करते हुए चलेंगे। एक ब्रीफ नेम्स देख लीजिए जो पीजीटी के हमारे सिलेबस में है। 3 पार्ट में हमने उनको बांट दिया है, इंग्लिश राइटर्स, इंडियन राइटर्स एंड अमेरिकन राइटर्स, राइट। ये 3 सेगमेंट हैं हमारे पोस्ट ग्रेजुएट लिटरेचर के सिलेबस में। एक पॉइंट आपको यहाँ और भी क्लियर होता है कि कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमेरिकन राइटर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्लिश राइटर, तो उसके लिए हमने सेगमेंट बांट दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो व्हाइल फेसिंग द क्वेश्चन पेपर। इंग्लिश राइटर्स में है विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, पीबी शैली, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स डिकेंस। तो इसमें एज की अगर हम बात करें, शेक्सपियर का अपना एज है, रेनेसांस के हैं, एलिजाबेथन और जैकोबियन पीरियड के हैं। वर्ड्सवर्थ का खुद का एज है। वर्ड्सवर्थ, शैली और कीट्स ये तीनों आते हैं किस कैटेगरी में? इनको रोमांटिक पोएट्स कहा जाता है। फिर चार्ल्स लैम्ब है जो रोमांटिक एसेइस्ट हैं। डिकेंस विक्टोरियन पीरियड में आ जाते हैं। फोटो भी हमने आपको छोटी छोटी दे दी है ताकि आप राइटर से फैमिलियर रहें, राइटर से एक्वेंटेड रहें, पहचान लें बहुत आसानी से। इंग्लिश राइटर्स में ही अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थॉमस हार्डी, मैथ्यू अर्नल्ड, ये तीनों विक्टोरियन राइटर्स हैं, और तीनों ही पोएट हैं। टेनिसन, हार्डी और अर्नल्ड। हार्डी पोएट के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट भी हैं। और टी.एस. एलियट इज 20th सेंचुरी पोएट, 20th सेंचुरी प्लेराइट, 20th सेंचुरी क्रिटिक, 20th सेंचुरी के एक जो आप ये कह लो द लाइट ऑफ 20th सेंचुरी जो है वो टी.एस. एलियट है। और इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर 20th सेंचुरी स्टार्ट ही टी.एस. एलियट से होती है, चाहे वो उनकी पोएम हो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग दैट वाज पब्लिश्ड इन 1916। वैसे उसके पहले भी वो पब्लिश हो चुकी थी, हम वो भी बात करेंगे। और चाहे उनकी पोएम हो द वेस्ट लैंड इन 1922। क्लियर? और फिर अमेरिकन में ये 4 राइटर्स हैं, वाल्ट विटमैन, विलियम फॉकनर, रॉबर्ट फर्स्ट एंड अर्नस्ट हेमिंगवे। These 4 राइटर्स जो है दे आर अमेरिकन। और उसके बाद 3 राइटर्स हैं जो इंडियन हैं।
3 राइटर्स जो इंडियन है, उसमें मुल्क राज आनंद है और कमला दास है और नजीम एजकिल है। मुल्क राज आनंद, कमला दास और नजीम एजकिल, बट एक और नाम दिया है, आप उससे बिल्कुल परेशान ना हो, आर के नारायण का। एक्चुअली पहले जो सिलेबस था उसमें कुछ राइटर्स और थे, खासकर इंग्लिश राइटिंग में अगर हम बात करें तो वहां पर डीएच लॉरेंस भी थे, वहां पर जीबी शाह भी थे, जॉर्ज बर्नर्ड शाह जिसको कहते हैं वो भी थे, इंडियन में आर के नारायण भी थे। बाद में इनको सिलेबस से हटा दिया गया, बट क्वेश्चंस नहीं हटाए गए हैं, राइट। क्वेश्चंस अभी भी समटाइम्स आर के नारायण, डीके और जो है लैम सॉरी डीएच लॉरेंस और जीबी शाह से आ जाते हैं। तो हम एक बैकग्राउंड स्टडी, शॉर्ट स्टडी उनको भी करके रखेंगे, ताकि अगर उन पर क्वेश्चन आता है तो हम बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और आप सही आंसर क्लिक करके आए। यही पूरा पर्पस है, क्लियर, हमारे इस पूरे जो है कहानी का, या इस पूरे लेक्चर का, इस पूरे वीडियो का। और कमला दास, नजीम एजकिल, ये दो पोएट, कमला दास पोएट, दोनों पोएट हैं, और फिर मुल्क राज आनंद इज अ नॉवलिस्ट एज वेल एज शॉर्ट स्टोरी राइटर। और कौन नहीं जानता उनके कंट्रीब्यूशन को इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज नॉवेल अनटचेबल इन 1935, वहां से लेकर के और टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ इन 2004 he kept on writing, he kept on contributing to the literature in India। क्लियर, पूरा कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन से शॉर्ट स्टोरीज, कौन कौन से कैरेक्टर्स, कौन सा जर्नल्स, कौन कौन से अवार्ड्स, कौन कौन से पुरस्कार, कौन कौन से ऑनर्स, कहाँ कहाँ से रेस्पेक्ट, कहाँ कहाँ से डिग्री, ये सब हम बात करेंगे एक एक, जब हम इनके बारे वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करेंगे। अब एक पोर्शन आप ये देख रहे हैं कि क्रिटिसिज्म का, वैसे टीजीटी और पीजीटी में डायरेक्ट क्रिटिसिज्म नहीं आता, जैसे डीएसएसबी की अगर आप बात करो तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन आता है, क्रिटिकल टर्म्स आते हैं, लैंग एंड पैरोल किसका टर्म है, डिकंस्ट्रक्शन किसकी थियोरी है, या इम्प्लाइड रीडर, इम्प्लाइड ऑथर किसकी थियोरी है। इस टाइप का क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में नहीं आता। हाँ, इन पर क्वेश्चन जो आता है वो पर्टिकुलर राइटर पर ही आता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा हु रोट द बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ये शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म पर क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आ जाएगा। हु रोट द बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर, इस पर क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डिकेंस, इस पर क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये उनका जो क्रिटिक है, जो फिलॉसफी है आप सारे राइटर्स की, उन सब को हम डिस्कस करेंगे इन ग्रेट लेंथ, राइट। और सिलेबस आपको इसीलिए दे दिया है कि जब आप पढ़ाई करना, प्रिपरेशन करना शुरू करो तो यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड कि विच पॉइंट आर टू बी जो है स्टडीड, और किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल क्लियर है। क्रिटिक्स, फिलोसफीज ऑफ ईच राइटर, क्रिटिक्स का मतलब होता है जो लिखा है उन्होंने, आलोचना। क्रिटिसिज्म ऑन ईच राइटर, किसने किस राइटर पर क्या कहा है। हिस्ट्री ऑफ जनर्स का मतलब है अगर हमने ड्रामा शुरू किया है तो ड्रामा की हिस्ट्री क्या है, मोरालिटी प्ले क्या होते हैं, मिराकल प्ले क्या होती हैं, इंटरल्यूड क्या होती हैं, हिस्ट्री प्लेस क्या हैं, डार्क कॉमेडीज क्या होती हैं, राइट। इन सब की हिस्ट्री जो है, प्लेज ऑफ आइडियाज कौन से हैं, या किस टाइप का कौन सा प्ले है, इस सब की हमको स्टडी करनी है। ये हिस्ट्री ऑफ जेनर्स है। और फिर कंटेम्पररी रिसर्च, किस पर कंटेम्पररी रिसर्च चल रहा है, किस टॉपिक को अभी कौन कवर कर रहा है, कौन सा ऐसा जर्नल है जो बिगिनिंग से लेकर के अभी तक चल रहा है, कौन सा जर्नल है जो किसी पर्टिकुलर वर्क पर फोकस्ड है, किसी पर्टिकुलर राइटर पर फोकस्ड है, और उसका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है। और फाइनली द प्लेस ऑफ राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, किसी का क्या स्थान है, जैसे किसी को हम फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, किसी को प्रिंस ऑफ एसेज कहते हैं, किसी को फादर ऑफ एसेज कहते हैं। ये जो उनका प्लेस है इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हमको उन सब चीजों को भी कवर करना है। क्लियर, 125 क्वेश्चन में आप ये मान के चलिए मोटे मोटे तौर पर कि जो हिस्सेदारी होती है दोनों की, लैंग्वेज और लिटरेचर के पोर्शन की, वो 50-50 होती है। कभी 65 क्वेश्चन लिटरेचर से हो जाते हैं और कभी ग्रामर से हो जाते हैं, और कभी रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचते हैं वो ऐसे वाइस वर्सा होते रहते हैं। ये लिटरेचर का पूरा सिलेबस है। और इसके बाद कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कॉमन है, जैसे एक तो ये कॉमन हो गई है, दूसरी जो कॉमन चीज है
वो ये है, कॉमन फॉर बोथ। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसके बारे में मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं, और फिर प्रोसोडी। प्रोसोडी का मतलब आप को शायद पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो अब पता कराए देता हूं, बता देता हूं। प्रोसोडी का मतलब होता है, प्रोसोडी के अंदर की जो चीजें हैं वो पोएट्री की चीजें होती हैं। जैसे कि उसी का एक पार्ट रेटोरिक है, फिगर ऑफ स्पीच है, इंजैममेंट क्या होता है, सजुरा क्या होता है, राइट, रन ऑनलाइन क्या है, मैस्कुलिन राइम क्या होती है, फेमिनिन राइम क्या होती है, ये सारे पार्ट हैं प्रोसोडी के। क्लियर। राइम स्कीम कैसे लगाते हैं, आयम्बिक मीटर क्या होता है, एनापेस्ट क्या होता है, ट्रकेइक क्या होता है, सब पीजीटी के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्स लिबो क्या होता है, राइट, ये सब चीजें हम प्रोसोडी में करेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच में आप तो कुछ फिगर ऑफ स्पीच 12th में पढ़ लेते हो, कुछ बीए और एमए में कर लिया होगा, बट हम आपको कम से कम 30 फिगर्स ऑफ स्पीच करवाने वाले हैं। 30 फिगर ऑफ स्पीच फॉर टीजीटी एज वेल एज पीजीटी, with examples and then with exercise and then previous year questions, सबको करवाना है। एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में गलत नहीं होना है। ये पहली जिम्मेदारी मेरी है और दूसरी जिम्मेदारी आपकी है। सिलेक्शन आपका होना है, बट आप हमारे भरोसे अगर रहेंगे तो मेरी भी सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। और एक क्वेश्चन गलत होने पर पेनल्टी कितनी होती है? यूपी बोर्ड में तो आप कह दोगे निगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट हमें निगेटिव से करना क्या है, हमें तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर हमारा एक क्वेश्चन सही होता है तो आप अराउंड 3.5 मार्क्स के आसपास होते हो। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में, पोएट्री के जो फॉर्म्स हैं, पोएट्री के फॉर्म्स में एलिजी क्या है, बैलेड क्या है, ओड क्या है, लिरिक क्या है, क्लियर, ये डायज क्या होते हैं, ये सब पोएट्री के फॉर्म्स हैं जिन पर क्वेश्चन पेपर में जनरल पूछा जाता है। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा हमने आपको बता दिया। जर्नर का मतलब होता है विधा, किस विधा में कौन सी पोएम लिखी गई है, कौन सी पोएम एपिक है, कौन सी पोएम एलिजी है, कौन सी पोएम लिरिक है, कौन सी पोएम बैलेड है, कौन सी पोएम ओड है, ये हमको करना है। और फिर टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, नॉवेल्स के टाइप्स क्या हैं पीजीटी में, कि बिल्डंग्स रोमा क्या होता है, कंस्टल रोमा क्या होता है, रोमा क्लेफ क्या होता है। अभी तो मैं ओरल आपको हर चीज बता रहा हूं, जब आप पढ़ाई करना शुरू करोगे तो हम डिटेल में रिटर्न में आपके साथ आएंगे। फिर लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी मूवमेंट्स में एक तो लिटरेरी मूवमेंट हिस्ट्री का होता है, विक्टोरियन पीरियड जैसे हो गया, बट विक्टोरियन पीरियड के अंदर भी जो मूवमेंट है, प्री रेफलाइट मूवमेंट जिसे कहते हो आप, जिसको जो है हंग्री 40s कहते हो, नॉटी 90s कहते हो, ये सब लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, हम इनको कवर करेंगे राइट अपने क्लास में। ये हमारा हाफ ऑफ द सिलेबस है लिटरेचर का। और अब जो रिमेनिंग हाफ है वो लैंग्वेज का होता है, जिसको आप ग्रामर का पोर्शन कहते हो। हाफ ऑफ द सिलेबस का मतलब 50% क्वेश्चंस आपको यहां से आंसर करने होते हैं, और उस 50% क्वेश्चन में ही मेरिट बनती है। लिटरेचर में आप देखें कि लगभग लगभग 1 2 4 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है, बाकी सब का सही होता है, बट ग्रामर में ही क्वेश्चन की गलती होती है। पिछले साल से ग्रामर का एक ट्रेंड भी बदला है, और वो ट्रेंड कैसा बदला है कि पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता था, अब अप्लाइड ग्रामर आता है। अप्लाइड ग्रामर का मतलब ये है कि क्वेश्चन एक दे देगा और उसके 4 ऑप्शंस, और ये पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स। 4 दे दिया है। कंसेप्चुअल स्टडी की जरूरत हो गई है अब लैंग्वेज के पेपर में। क्या क्या आता है आज हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, कैसे कैसे आंसर करना है इसकी बात हम अगले क्लास में करने वाले हैं। फर्स्ट जो है अनसीन पैसेज है, जिसको आप कंप्रीहेंशन कहते हो। और अनसीन पैसेज कंप्रीहेंशन में होता क्या है, कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग, और अनसीन का मतलब है जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है। एक ऐसा पैराग्राफ दिया होता है जो आप कभी पहले पढ़े नहीं होते हो। सपोज किया जाता है कि आप नहीं पढ़े हो, आपको उस पैराग्राफ को पढ़ना होता है, और उसी पैराग्राफ पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होते हैं, 4 5 या कभी कभी 6, और आपको उसी पैराग्राफ पर आधारित हो करके क्वेश्चंस के सही आंसर को क्लिक करना होता है। इसी को पैराग्राफ आंसर कहते हैं, इसी को कंप्रीहेंशन कहा जाता है। इन दिस सेक्शन 1 or 2 paragraphs are given, following questions based on this paragraph।
ठीक, 1-2 पैराग्राफ होगा, फिर उसके नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे। देयर विल बी 4 to 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन और आपको उसी में से आंसर करना है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, ओनली प्रैक्टिस, रीडिंग हैबिट की जरूरत है। और उस रीडिंग हैबिट को हम आपको क्लास में ही करवाएंगे। हम आपको पहले से उसके पीडीएफ्स प्रोवाइड कराएंगे और फिर लाइव क्लासेस होंगी, उस लाइव क्लास में हम उसके आंसर्स सबके करेंगे एक तरफ से। सेकेंड पार्ट जो ग्रामर का है वो है स्पॉटिंग एरर। स्पॉट करने का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। एक ऐसा सेंटेंस दिया होगा, पूरे सेंटेंस में 4 पार्ट्स दिए होते हैं और 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट होता है जिसमें सेंटेंस डिवाइड होता है और चौथा पार्ट होता है नो एरर का। तो अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो ए, बी या सी में होता है, और अगर वो कोई एरर नहीं है तो डी में होता है। जैसे मैंने यहां पर क्वेश्चन लिख दिया है, देखिए, ही कमिटेड सुसाइड ट्वाइस। अब इतना ऑप्शन ए में हो गया। अब अगर आपको ये लगता है कि ऑप्शन ए में एरर है तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। सेकेंड पार्ट है बिफोर ही डाइड, ये बी पार्ट है। अगर आपको लगता है कि बी में एरर है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। और सी ऑप्शन में है एंड लेफ्ट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली क्राइंग, ये सी ऑप्शन है। अगर यहां पर आपको गलती लगती है तो ये हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत ही नहीं है, सब करेक्ट है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? ये टीजीटी का क्वेश्चन है 2010 के पेपर का। और जो बच्चे हमारे सीरियस बच्चे हैं, जो तैयारी करना शुरू किए हैं या जो ग्रामर पढ़ते रहे हैं, वो बहुत इजी आंसर कर लेते। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी 2 टाइप का क्वेश्चन, जैसे हमने आपको बताया अप्लाइड ग्रामर होती है। अब ग्रामर में मिसप्ले या कह लीजिए कि सही जगह पर गलत वर्ड दे दिया जाता है, ये होता है। सही जगह ग्रामर पर गलत ग्रामर दे दी जाती है, ये होता है। दोनों चीजें आपको लेकर के चलना होता है। अगर आपको लगता है ग्रामेटिकली करेक्ट है सेंटेंस तो आप वर्ड्स पर चले जाइए, हो सकता है कोई वर्ड ही गलत दिया हो। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बहुत सिंपल सा ही फार्मूला है, आपने 6ठी 7वीं में ही पढ़ा होगा, पास्ट परफेक्ट का टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक फार्मूला ये है कि बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद हैड आता है। याद है कि नहीं? बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद हैड आता है जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते थे। क्या बनाते थे? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी। पहले क्या हुआ था? पहले ट्रेन चली गई थी और उसके बाद में स्टेशन पहुंचा ना। तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। द ट्रेन हैड लेफ्ट, फिर बिफोर। बिफोर के पहले क्या आता है? हैड। एग्जाम्पल लिख देता हूं, देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। ग्रामर थोड़ी सी समझ लीजिए, ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 सेंटेंसेस होते हैं, 2 क्लॉजेस होते हैं। और आपको पता है 2 क्लॉज को जोड़ने का जो काम करता है वो क्या होता है? कंजंक्शन। यहां पर बिफोर 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक सेंटेंस ये है द ट्रेन हैड लेफ्ट, और दूसरा सेंटेंस है आई रीच्ड, और बिफोर दोनों का कनेक्टर है। क्लियर? इसी को कंजंक्शन कहा जाता है, संयोजक कहा जाता है। और जब हम टेंस पढ़ते हैं तो ये बताया जाता है कि जब पास्ट परफेक्ट की बात आती है तो वहां पर डबल एक्शन होता है, 2 काम होता है, एक पहले और एक उसके बाद में। तो जो पहले वाला काम है उसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं, ग्रामर में उसी को डबल परफेक्ट कहते हैं। क्लियर? सॉरी, डबल पास्ट होता है, वो पास्ट का भी पास्ट होता है, जो पहले काम होता है और एक बाद में होता है। तो जो पहले काम होता है वो पास्ट का परफेक्ट होता है, और जो बाद में काम होता है वो पास्ट का इनडेफिनिट होता है, सिंपल पास्ट होता है। तो यहाँ पे ट्रेन पहले चली गई थी, मैं बाद में पहुंचा, इसका मतलब मेरी ट्रेन छूट गई, पहले ही चली गई थी। तो जब ट्रेन पहले गई है तो पहला वाला पार्ट किस में बनेगा? पास्ट के परफेक्ट में। इसलिए यहां पर हैड लगा है और थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट का परफेक्ट हो गया है। राइट?
बिफोर ने कनेक्ट कर दिया है और जो बाद वाला काम हुआ है वहां पर सब्जेक्ट दिया है और सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब की पास्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है, इसलिए सेंटेंस करेक्ट है। अब अगर आप ये कहो कि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आता है, यही उसका फार्मूला बन जाता है। अब इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो। दूसरा ये तरीका है कि आप सेंटेंस यहां से शुरू कर दो, बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड और फिर कॉमा लगा दो, द ट्रेन हैड लेफ्ट, बिफोर आई रीच्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट। फिर एक चीज, एक और फार्मूला देखिए कि बिफोर के साथ वाला जो है ये नहीं चेंज होगा, मतलब बिफोर के जो साथ वाला है वो सिंपल पास्ट में ही रहेगा, पहले वाला जो था एक्शन वो पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ऐसे आफ्टर के साथ होता है, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म after I had reached, the train left the platform after I had reached। ये देखिए, अब ये भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब यहां पर कनेक्टर बिफोर नहीं आफ्टर आया है, आफ्टर माने बाद में, बिफोर माने पहले, तो बिफोर के पहले हेड आता है और आफ्टर के बाद में हेड आता है, यही फार्मूला है। बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद में हेड का प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट में। अब आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक, अपने क्वेश्चन पर आइए। अब एक एक नहीं, दो दो एरर है। दो दो एरर कौन कौन सी है? एक तो ये है कि यहां पर बिफोर लगा है और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट लगा है, पास्ट इंडेफिनिट लगा है, डाइड। और अगर यहां पर बिफोर लगा है और फिर बिफोर के बाद सिंपल पास्ट लगा है, इसका मतलब बिफोर के जो पहले वाला सेंटेंस है यहां पर क्या आना चाहिए? पास्ट का परफेक्ट हैड आना चाहिए। क्लियर? एक एरर ये हो गई। और दूसरी एरर जो है वो कॉमन सेंस की है। कॉमन सेंस की ये है कि सेंटेंस ये कह रहा है कि उसने मरने के पहले 2 बार आत्महत्या की थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी मरने से पहले 2 बार आत्महत्या कर ले? आत्महत्या का मतलब एक ही बार में उसकी डेथ हो गई, 2 बार तो हो नहीं सकती ना। हाँ, 2 बार प्रयास जरूर हो सकता है और वो असफल प्रयास हो सकता है। और कमिटेड का मतलब होता है कर लिया, और कमिटेड इसलिए यहां पर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? कमिटेड की जगह पर आएगा ही हैड अटेम्प्टेड, उसने अटेम्प्ट किया था सुसाइड ट्वाइस, 2 बार उसने सुसाइड को अटेम्प्ट किया लेकिन मरा नहीं। राइट? मरा कब? बिफोर ही डाइड, मौत से पहले उसने 2 बार आत्महत्या का प्रयास किया था। एंड लेफ्ट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली क्राइंग, और मरने के बाद क्या हुआ? अपने परिवार को रोता हुआ छोड़ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद हैड, और गलत जगह पर गलत सही वर्ड का प्रयोग और सही जगह पर गलत वर्ड का प्रयोग, ये भी उसी का एक पोर्शन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी जो है एग्जामिनेशन से है और ये टीजीटी से, सॉरी पीजीटी से है। नीदर राम नॉर हिज पेरेंट्स आर टू ब्लेम, नीदर राम नॉर हिज पेरेंट्स आर टू ब्लेम। अब ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है? दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पर कंजंक्शन है जिसको आपको देखना है, जैसे ईदर के साथ आर आता है, नीदर के साथ नार आता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है। वैसे इसको देखिए, नीदर है पहले तो नीदर के बाद नार आया है, तो पहले पॉइंट पर सेंटेंस करेक्ट हो गया। दूसरे पॉइंट पर अब हम देखते हैं वर्ब। वर्ब जब हम ईदर आर नीदर नार से सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, यह क्वेश्चन 2 सेक्शन में है ग्रामर के, एक तो कंजंक्शन और दूसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ईदर आर, नीदर नार और नॉट ओनली बट आल्सो, इन 3 के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। जैसे अगर सेंटेंस है ईदर आई और ही, तो ईदर आई और ही 2 सब्जेक्ट हो गया, आई और ही, तो जो बाद वाला सब्जेक्ट है ही, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी।
क्लियर, ईदर ई और इधर आई और ही इज ऑन टाइम। क्लियर, यहां पर जो है बाद वाला सेंटेंस है, सब्जेक्ट है पेरेंट्स और पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब आई है आर और फिर टू ब्लेम, बिल्कुल सही है। ये नो एरर का क्वेश्चन है। तो एक एरर और एक नो एरर, दोनों चीज के लिए आपको तैयार होना होता है, दोनों चीज को आपको ग्रामेटिकली एनालाइज करना होता है और वर्ड के यूज के अकॉर्डिंग एनालाइज करना होता है। थर्ड में देखिए, ग्रामर फिर से बिल्कुल सही है बट मिस अप्रोप्रिएट वर्ड दिया हुआ है। कैन आई लेंड योर पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज, क्या मैं आपको आपकी पेंसिल लेंड कर सकता हूं। लेंड करने का मतलब क्या होता है, लेंड का मतलब होता है उधार देना और बारो का मतलब होता है उधार लेना। आप पेंसिल मांग रहे हो कि आप पेंसिल दे रहे हो, क्वेश्चन तो कैन यही कह रहा है कि आप कुछ मांग रहे हो, और जब मांग रहे हो तो यहां पर लेंड ना करके क्या आएगा, बारो। कैन आई बारो योर पेंसिल, ये चीजें हैं ग्रामर की जिसको हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तब आप क्वेश्चन देखते ही आंसर को कंक्लूड कर पाओगे। नेक्स्ट पोर्शन सॉरी, जो नेक्स्ट पार्ट है ग्रामर का वो क्या है, ग्रामर में लैंग्वेज में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स में कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहां पर ही देखिए, इन दिस सेक्शन स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू फिल अ ब्लैंक फ्रॉम द गिवन पोर्शन गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन दिया है और उसके बाद ब्लैंक दिया है और उसी ब्लैंक में भरना है, तो वो कौन सा वर्ड भरना है। यू दिया हुआ है और यू के बाद यहां पर जो है ब्लैंक दिया है और इस ब्लैंक को हमें फिल करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, राइट। यू डैश हिम सिंस हिज चाइल्डहुड, राइट। अब यहां दिया हुआ है 4 वर्ब्स और 4 वर्ब में से आपको एक सही वर्ब पिक करके यहां पर भरना है। ये क्वेश्चन टेंस का है, क्लियर, टेंस का है। और आपको ये पता होगा कि सिंस और फॉर किस टेंस में आता है, सिंस और फॉर आता है परफेक्ट टेंस में, क्लियर। परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो अब हम इसमें से सिंपली देख लेंगे कि परफेक्ट टेंस कौन सा है और वही आंसर हो जाएगा। परफेक्ट टेंस की पहचान ये है कि अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो वहां पर हैज हैव लगा होगा, पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगा होगा। ऑप्शन दिया है हैव नोन, नो, न्यू एंड आई एम नोइंग। नो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, न्यू सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आई एम नोइंग वैसे ये ग्रामेटिकली गलत है बट ग्रामर की ही अगर बात करें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से है, वो भी गलत है। सिंस के साथ परफेक्ट आना है इसलिए परफेक्ट हो गया है ऑप्शन ए हैव नोन। दूसरा क्वेश्चन दिया है द डिनर स्मेल्स, डिनर स्मेल करता है कैसे, वेल, गुड, बेटर, बेस्ट। 4 ऑप्शन ये दिया है। बेटर कंपैरिजन के लिए होता है, कंपैरेटिव फॉर्म है गुड का और वेल का भी। बेस्ट सुपरलेटिव है, जो 3 में से बेस्ट की बात करें वो आता है। गिवन सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं है इसलिए सुपरलेटिव और कंपैरेटिव आएगा ही नहीं। गुड आएगा कि वेल आएगा, अब इन 2 पर क्वेश्चन है और इन 2 का आंसर अगर हम देखें क्या है, गुड और वेल में बहुत कंफ्यूजन होती है आपको। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, कंफ्यूजन होती क्यों है, गुड और वेल दोनों एडजेक्टिव होते हैं, गुड और वेल दोनों एडजेक्टिव होते हैं और वेल एडवर्ब भी होता है और गुड एडवर्ब नहीं होता। गुड एडवर्ब नहीं होता, वेल एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, यूसेज अलग अलग हैं। पूरी क्लास होनी है आपकी वर्ब जो है एडजेक्टिव पर और एडवर्ब पर, वेल के यूज पर और गुड के यूज पर। फिलहाल आपको आंसर के लिए हम बता दूं, द डिनर स्मेल्स गुड होगा, सॉरी डिनर स्मेल्स वेल होगा यहां पर। दो नेक्स्ट पोर्शन जो है वॉइस का है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस।
एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में भी दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन ये से होते हैं कि कभी कभी तो ये दे देता है कि चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया है, अब वो एक्टिव में भी हो सकता है और पैसिव में भी हो सकता है। अगर एक्टिव है तो आपको पैसिव बनाना होता है, अगर पैसिव है तो आपको एक्टिव बनाना होता है। और दूसरा टाइप ये है कि चार सेंटेंस दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सा एक्टिव है या इनमें से कौन सा पैसिव है, ये आपको फाइंड आउट करना होता है। एग्जाम्पल एक यहाँ पर छोटा सा दिया हुआ है पीजीटी 2013 के पेपर का, और वो पूछ रहा है कि दे आस्क्ड माई नेम, उन्होंने मेरा नाम पूछा। अब इसको हमें क्या करना है, दिया हुआ है कि पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला क्या है, इसकी भी अपनी क्लास है। मोटा सा एक फार्मूला बता देता हूं कि बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिना इसके कोई भी सेंटेंस पैसिव नहीं बन सकता। इसलिए आपको ये ढूंढना है कहां पर बी है और किसके बाद थर्ड फॉर्म। बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर भी होता है, उसमें से कोई एक हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाए, सेंटेंस पैसिव हो जाता है। क्लियर? अब देखिए इसमें से ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन दिया है माई नेम वॉज आस्क्ड बाई देम, माई नेम वॉज आस्क्ड बाई देम। माई नेम ऑब्जेक्ट है यहां, दे सब्जेक्ट है यहां और ये वर्ब है। दे सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब पहले माई नेम सब्जेक्ट बन जाएगा। आस्क्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब पैसिव आएगी तो वो वाज हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो सब्जेक्ट हो गया माई नेम और आस्क्ड का हो गया वाज आस्क्ड, ये बी हो गई वाज, और फिर ये आस्क्ड थर्ड फॉर्म हो गई, राइट। और फिर माई नेम वाज आस्क्ड, इतना तो करेक्ट है। अब यहां पर मी कहां से आ गया, ये गलत हो गया है, राइट। बाय देम भी करेक्ट था, बट मी ने आकर के पूरे सेंटेंस को गलत कर दिया है। आई वॉज आस्क्ड माई नेम, राइट। दूसरा देखिए, आई वॉज आस्क्ड माई नेम, ये आ गया। यहां पर दे आस्क्ड माई नेम, अब जब माई नेम है तो यहां पर आई कहां से आ गया, नहीं आना चाहिए था ना। ऑब्जेक्ट तो यहां पर माई नेम है, तो सब्जेक्ट यहां माई नेम को बनना था, यहां पर आई को बना दिया, इसलिए ये गलत हो गया। सी में आइए, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, माई नेम, यहां पर क्या आना था, सब्जेक्ट माई नेम, यहां पर क्या आ गया, मी आ गया, ये भी गलत हो गया। अब बच्चा जो है वही सही होगा, एक बार उसको भी देख लेते हैं। जो बचा है, माई नेम वॉज आस्क्ड फ्रॉम मी बाई देम, ये सेंटेंस अब करेक्ट है। माई नेम वॉज आस्क्ड, मेरा नाम पूछा गया था, बाई देम। अब फ्रॉम मी यहां पर आया है तो ये भी एक्स्ट्रा पोर्शन ही, ये भी एक्स्ट्रा ही पार्ट है, बट ग्रामेटिकली ये गलत नहीं है और हमें गिवन ऑप्शन में से ही आंसर टिक करना है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वह है डी। क्लियर? जो दूसरे टाइप की मैं बात कर रहा था, वो दूसरा टाइप वॉइस में ये होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कौन सा है। अब आपका जो फार्मूला हमने सिंपल सा बता दिया है कि बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दीजिए और पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब देखिए बी के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ लगी है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, मतलब एक्टिव है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, मतलब एक्टिव है, राइट। कैन नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, मतलब एक्टिव है। और फिर यहां पर बी के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, वाज बी का पार्ट है, थर्ड फॉर्म है अवॉइडेड, इसलिए यही सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। कुछ नहीं करना है, सिंपल आइडेंटिफिकेशन है, सिंपली पहचान लेना है, उत्तर आपका सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है नरेशन का,
वॉइस और नरेशन। नरेशन को ही आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हो। दो टाइप का यहाँ भी क्वेश्चन होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना लेना। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, फॉलोइंग का नरेशन चेंज करना है, मतलब कि अगर वो डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में। पहचान आपको पता है कि अगर सेंटेंस डायरेक्ट में है तो वो विद इन इन्वर्टेड कॉमास होगा, और अगर इनडायरेक्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमास नहीं होगा। सेंटेंस दिया है आई कट द फिंगर। टीजीटी और पीजीटी दोनों में क्वेश्चन आया है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, यू से आई कट द फिंगर। क्लियर? यू से कौन सा टेंस हो गया? से इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। अब एक पॉइंट आपको बचपन से याद होगा जब से आप नरेशन बनाना शुरू कर रहे हो कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है। मतलब दूसरा जो इससे फार्मूला डिराइव होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। से फर्स्ट फॉर्म है इसलिए टेंस नहीं बदलना है। बिल्कुल गोल्डन फार्मूला है। दूसरी बात यह है, अब देखिए कहां कहां टेंस बदला है, पहले उसको एलिमिनेट कर दीजिए। सेड सेकेंड फॉर्म हो गई है, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेड सेकेंड फॉर्म हो गई है, ये ऑप्शन नहीं होगा। हैड यहां पे लगा दिया गया है, ये थर्ड फॉर्म हैड के साथ लगी हुई है, ये ऑप्शन यहां पर नहीं होगा। यू से दैट आई कट द फिंगर, यहां पर ये फर्स्ट फॉर्म है और ये भी फर्स्ट फॉर्म है। यहां पर यू से दैट यू कट द फिंगर, यहां पर अब आपको सोचना है कि ये ऑप्शन सही है ए की ऑप्शन सही है सी, दोनों में फर्स्ट फॉर्म दिया है। अब जब वर्ब का केस सॉल्व हो गया तो अब हम प्रोनाउन पर आ जाएंगे। आपने कहा कि आई कट द फिंगर, मैंने फिंगर काटा है। फिंगर किसने काटा है? मैंने। पहला वाला सेंटेंस क्या कह रहा है? तुम कहते हो कि तुमने फिंगर काटा है। सी कह रहा है तुम सी सेंटेंस कहा कि हाँ, कह रहा यू से दैट आई कट द फिंगर, तुम कहते हो कि मैंने फिंगर काटा है। फिंगर किसने काटा है? तुमने कि मैंने? फिंगर किसने काटा है? आई कट द फिंगर, तुम कहते हो कि मैंने काटा, मतलब तुम किसी और से कह रहा है, और जो कोई और है वो कौन है? वो है आई, इसलिए उसका उत्तर सही है सी। ये नरेशन का दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक, ये भी जो है दो बार क्वेश्चन आ चुका है, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, विद अ लिटिल वेरिएशन, थोड़े से वेरिएशन के साथ। और वो वेरिएशन क्या है ये देखिए, एक जगह पूछ रहा है ही सेड अलास आई एम अनडन, और एक बार आया है यही पीजीटी 2000 में, तब कह रहा है मोहन सेड अलास आई एम अनडन 2000, और फिर 2013 टीजीटी और फिर पीजीटी। अलास आई एम अनडन, अलास आई एम अनडन, अंदर रिपोर्टेड स्पीच दोनों की सेम है। यहां पर ही सेड है, यहां पर मोहन सेड है, एक में नाउन है और एक में प्रोनाउन है। क्लियर? सेंटेंस किसका है? ये लगा है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका मतलब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का मतलब ही होता है एक्सक्लेम्ड, और एक्सक्लेम्ड में जो आंसर है वही बन जाएगा। राइट? अलास सैडली में चेंज होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ये सिंपल कर दिया है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन देख लीजिए, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर? अब ये अभी तो बहुत आसान है, बट आसान ही है ये, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन से बचना है, थोड़ा सा लेबर करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होना है, फोकस्ड होना है। इससे ज्यादा ग्रामर में कुछ नहीं है, जितना फोकस कर दोगे उतना ही ग्रामर आपकी रिच हो जाएगी और आप ग्रामेटिकली रिच हो जाओगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फोकस, ऑन योर कंसंट्रेशन। फिर वोकेबलरी का पोर्शन आता है। वोकेबलरी के पोर्शन में वर्ड्स होते हैं, और वर्ड्स में जो हमारे सेक्शन आता है, एंटोनिम का है, सिनोनिम का है, स्पेलिंग का है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, और ईडियम फ्रेज का है। एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम फ्रेज
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये हमारे वोकैब का पोर्शन है, सबसे क्वेश्चन आता है। और जब हम अपनी क्लासेस शुरू करते हैं तो हर क्लास में आपको कुछ वर्ड्स एंटोनिम्स के, कुछ सिनोनिम्स के और कुछ वन वर्ड्स के हम डेली बेसिस पे करते चलते हैं। डेली बेसिस पे करने से होता यह है कि एक तो बर्डन नहीं आता और दूसरा इजीली मेमोराइज हो जाता है, याद हो जाता है। कुछ क्वेश्चन हमने आपको टाइप जानने के लिए दे दिया है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे एंटोनिम ऑफ जेनिथ पूछ लिया है, जेनिथ का एंटोनिम क्या होता है? तो पहले तो जेनिथ जान लो क्या होता है। जेनिथ का मतलब होता है बिल्कुल टॉप पर, ठीक। जैसे ए से जेड है ना, तो ए सबसे पहले है, सबसे नीचे है, और जेड सबसे ऊपर है। जेनिथ का मतलब सबसे ऊपर, जो बिल्कुल टॉप पर हो, वो जेनिथ, ठीक। और इसका अपोजिट क्या होगा? अब देखिए, मान लिया आप नादिर की मीनिंग नहीं जानते, आप इंपॉर्टेंट की मीनिंग जानते हो, आप हेवन की मीनिंग जानते हो, हेवन माने स्वर्ग। आप समिट की मीनिंग हो सकता है ना जानते हो। समिट की मीनिंग मैं आपको बता दूं, समिट का मतलब होता है पीक, चोटी, ठीक। अब ये भी चोटी है और जो है टॉप की बात कर रहा है और ये भी बात कर रहा है, इसका मतलब है सिनोनिम हो जाएगा। तो अगर आपको नादिर की मीनिंग नहीं पता है तो भी एंटोनिम यही हो जाएगा। इसे कहते हैं थियोरी ऑफ एलिमिनेशन, जहां पर आप सही उत्तर नहीं जानते लेकिन ये जानते हैं कि ये उत्तर नहीं होगा, तो भी आपका करेक्ट हो जाता है। और वैसे भी नादिर लिखा है, नादिर शाह भारत को कहाँ ले गया था? नादिर शाह भारत को बहुत नीचे लेके चला गया था। नादिर का मतलब नीचे और जेनिथ का मतलब ऊपर। इनएविटेबल बियर्स द अपोजिट मीनिंग ऑफ, इनएविटेबल की अपोजिट क्या होती है? देखिए टाइप, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया है, यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस बना दिया है। इनएविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, राइट, जिसके बिना काम ना चल सके वो इनएविटेबल, राइट। अब आप ईटेबल का मतलब जानते हो, जिसको खाया जा सकता है। आप म्यूटिलेटेड का मीनिंग नहीं जानते, म्यूटिलेटेड का मतलब होता है तोड़ मरोड़ देना। अनएवॉइडेबल, जिसको अवॉइड ना किया जा सके वो अनएवॉइडेबल, इसका भी मतलब आप जानते हैं। जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता वही अपरिहार्य है, मतलब अनएवॉइडेबल सिनोनिम हो गया इनएविटेबल का। अब बचा ही क्या है? अब बचा है अनसर्टेन, और यही उसका उत्तर हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रोडिगैलिटी, प्रोडिगैलिटी का करेक्ट एंटोनिम क्या है? प्रोडिगैलिटी का मतलब होता है खूब खर्च करने वाला, और अपोजिट क्या होगा? जो खर्च ही ना करे। और इसका ऑप्शन है पर्सिमनी। पर्सिमनी माने क्या होता है? कि जो पर्स से मनी ना निकाले वो पर्सिमनी, जो पर्स में ही मनी रहने दे वो होता है कंजूस। और प्रोडिगल का मतलब होता है खूब खर्च करने वाला। स्पेंड थ्रिफ्ट का भी मतलब होता है खूब खर्च करने वाला। इकोनॉमिकल का मतलब होता है खर्च करना, लेकिन जरूरत पड़े तो ही खर्च करना। क्लियर? ये एंटोनिम के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? और एंटोनिम के बाद जो क्वेश्चन है वो सिनोनिम का आता है। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम और सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, राइट। सिनोनिम का मतलब है पर्यायवाची, तो एक विलोम शब्द आता है, पर्यायवाची आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि 2013 पीजीटी का क्वेश्चन है, इनेट का सिनोनिम क्या है? इनेट का मतलब होता है इन हो, जो पहले से ही, जो पहले से ही इन हो, मतलब जो पहले से ही अंदर हो, जो जन्मजात हो, वो होता है इनेट। और जन्मजात यहां पर क्या है? इनबॉर्न, यही उसका उत्तर है। फिर स्पेलिंग का क्वेश्चन है। स्पेलिंग तो मैं आपको मुश्किल से 15 स्पेलिंग के वर्ड्स दे दूंगा और आपका पेपर उससे बाहर नहीं जाएगा। ये अपना एक्सपीरियंस है, अपना कॉन्फिडेंस है। एक्सपीरियंस क्या है? 10 साल एसएससी पढ़ाने का, और एक्सपीरियंस ये है कि पिछले 4 साल से लिटरेचर के फील्ड में हूँ, और जहाँ पर जो है सैकड़ों बच्चे नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं। डीएसएसबी में सैकड़ों बच्चे जो है पीजीटी और टीजीटी क्लियर कर चुके हैं, राइट। केवीएस में, एनबीएस में कितने सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। यही अपना एक्सपीरियंस है और यही अपना अनुभव है। कितने सारे बच्चे यूपी में पीजीटी हो गए हैं हमारे खुद के पढ़ाए हुए, और आपको बहुत सारे बच्चों से मिलवाऊंगा भी, आपको मोटिवेट करेंगे और आपको ये फील होगा कि हाँ आप बहुत सही जगह हैं, इससे बेहतर जगह आपको मिल नहीं सकती, इस प्लेटफॉर्म से बेहतर जगह नहीं है, और इससे आसानी से, इससे सस्ती नौकरी भी नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट पोर्शन फिर वोकैब से है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वाक्य के लिए एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करना, का मतलब खोजना, चुनना।
एक पूरे वाक्य के लिए एक शब्द चुन लेना। वन हु ईट्स एवरीथिंग, ऐसा आदमी या ऐसा कोई चीज है, ऐसा कोई व्यक्ति जो हर चीज खाता हो, वो कौन होता है? जो सब खाता हो वो क्या होता है? ये रूट पर देखिए, आपको बताऊं कि ग्रामर और वक्य बहुत आसान है, बट थोड़ा सा वही फिर फोकस होने की बात है। वोर का मतलब होता है खाने वाला, वोर भुक्खड़, ठीक। वोर से ही बनता है वोरेसियस। वोरेसियस किसे आप देखते हो ना, वोरेसियस रीडर है, बहुत पढ़ता है जो, ठीक। हर्ब का मतलब होता है घास फूस, इसलिए आप हर्बल शैम्पू यूज करते हो, हर्बल मेडिसिन यूज करते हो। हर्ब का मतलब घास फूस। हर्बी वोर का मतलब होता है घास फूस खाने वाला, मतलब शाकाहारी, राइट। मतलब शाकाहारी हर्बी वोर हो गया। और ये कह रहा है जो सब कुछ खाता हो, ठीक। हर्बीवोर हो गया। कार्निवोर होता है, वोर माने खाना, कार्निवोर का मतलब जो सिर्फ फ्लैश खाता हो, वो कार्निवोर होता है। पिसीवोर, पिसी का मतलब होता है फिश, उसी से आप वर्ड सुनते हो पिसी कल्चर, तो जो फिश खाता हो वो होता है पिसीवोर। और जो मांसाहारी है वो हो गया कॉर्निवोर। और जो सब कुछ खाता हो वो होता है ओमनीवोर। वोरस माने खाने वाला, और ओमनी माने सब कुछ। ओमनी माने सर्व, जैसे आपने वर्ड सुना होगा ओमनीसियंट, सर्वज्ञानी। ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह उपस्थित हो। ओमनी पोटेंट, जो सर्व शक्तिशाली हो। ये ग्रामर है, ये रूट वर्ड है, जिनके थ्रू हम मीनिंग्स को डिराइव करते हैं, जिनके थ्रू हम मीनिंग्स को समझते हैं। क्लियर। और इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो है वो फिर ग्रामर का आता है, सॉरी वोकैब का है, ईडियम और फ्रेज। ईडियम्स का मतलब होता है मुहावरे, मुहावरे और वाक्यांश, राइट। मुहावरों का अर्थ पूछा जाता है कभी सेंटेंस में डाल करके और कभी सिंगल अलोन। हैंड इन हैंड, पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। हैंड इन हैंड का मतलब गलबहिया बना लेना, बिल्कुल किसी से जुड़ जाना। हैंड इन हैंड का आंसर है डी, क्लोज टुगेदर। दूसरा टाइप जो है ये है इडियम फ्रेज का, डोंट ऑलवेज पिक होल्स। 2003 पीजीटी का क्वेश्चन है। डोंट ऑलवेज पिक होल्स, होल्स का मतलब क्या होता है? छेद करना। पिक होल का मतलब सिर्फ छेद, छेद का मतलब बुराई, सिर्फ बुराई ढूंढना, वो होता है पिक होल करना। और सिर्फ बुराई ढूंढने का मतलब यहां पर है क्रिटिसाइज करना, क्लियर, आलोचना करना। फिर पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का मतलब है बिल्कुल ग्रामर का सही यूज, सेंटेंस को करेक्टली लिखना, कामा, फुल स्टॉप, कोलन, सेमी कोलन, इन्वर्टेड कॉमास जो है सही जगह पे लगाना, उसको बोलते हैं पंक्चुएट करना, राइट। पंक्चुएट बिल्कुल सही जगह पर, कामा कहाँ लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, सेमी कोलन कहाँ लगेगा, कोलन कहाँ लगेगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ लगता है, इसी को पंक्चुएशन कहा जाता है, राइट। प्रश्नवाचक चिन्ह, फुल स्टॉप, कामा, अर्धविराम, इन सब की जानकारी हम इस पंक्चुएशन के चैप्टर में सीखते हैं। एक एग्जांपल इसका भी दिया हुआ है, आप वीडियो होल्ड करिएगा और फिर देखिएगा कि इसमें सही आंसर क्या होना है। क्लियर। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है अप्लाइड ग्रामर का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है और सबसे रिसेंट के एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन पूछा जाना शुरू हुआ है। और इसमें कई टाइप के क्वेश्चन है, हमने आपको शुरू में ही बताया था। एक सेंटेंस तो ये दिया है कि यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना है, मतलब ये क्वेश्चन टेंस से हो गया है कि टेंस की यूज पर हो गया है। क्लियर, क्लियर आंसर फ्यूचर परफेक्ट का क्या होगा? परफेक्ट में हमने आपको बताया क्या लगेगा, हैव। जहां हैव लगा हो फ्यूचर में विल, तो क्या हो जाएगा, विल हैव। क्लियर। अब विल हैव आई के साथ शैल आता है कि विल आई के साथ जनरली शैल आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। दूसरा देखिए, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है, उसकी एप्लीकेशन पर है, पर्सनल प्रोनाउन के पोजीशन पर है, जिसको आप 2, 3, 1 में पढ़ते हो। तो पहले 2 का मतलब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और फिर 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो पहले सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू, टॉम नाउन है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और फिर आई। तो जो 2, 3, 1 है ये अप्लाइड ग्रामर है, इसको बोलते हैं, ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा और टिपिकल हो गया है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन को ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि जो पजेसिव नाउन होता है उसी पर सेल्फ लगा करके हम जोड़ देते हैं, बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ। क्लियर? तो यहां पर कौन सा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? माई सेल्फ। टू माई सेल्फ नहीं, सिर्फ माई सेल्फ होगा। सेंटेंस अरेंजमेंट जिसको हम PQRS कहते हैं। सेंटेंस के 4 पार्ट्स जो है अलग अलग दिए होते हैं और उनको अप्रोप्रिएट जगह पे लगाना होता है कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा और सबसे बाद में कौन सा आएगा, किसके बाद क्या आएगा। ये सेंटेंस के फ्रेजेस को कनेक्ट करना होता है जिसको सेंटेंस अरेंजमेंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे 4 पोर्शन दिया है PQRS, पहले कौन सा, बाद में कौन सा और फिर कौन सा। एक छोटी सी आइडिया हम आपको बता दें ऐसा कैसे किया जाता है। देखिए एक ही सेंटेंस है, ये तो बात क्लियर है, चारों पोर्शन मिलाकर के एक सेंटेंस बनना है। यहां पर फुल स्टॉप लगा है, बाकी किसी पोर्शन में नहीं लगा है ना, बाकी किसी पोर्शन में फुल स्टॉप नहीं लगा है, न P में, न R में, न S में। इसका मतलब ये ऑप्शन सबसे लास्ट में होगा, Q। क्लियर? अब आंसर जब हमें सर्च करना होता है तब हम ये देख लेते हैं कि क्यू किसके लास्ट में दिया है, तब आप देखोगे कि 3 के लास्ट में क्यू दिया है। दूसरा जुगाड़ देखिए, दूसरा ये जुगाड़ है कि P, Q और R तीनों का पहला लेटर स्मॉल में दिया हुआ है। इसका मतलब कि तीनों में से कोई पहले नहीं आएगा। पहला लेटर सेंटेंस का कैपिटल होता है और कैपिटल कौन सा ऑप्शन दिया है? D। एस का ऑप्शन दिया है, डिस्पाइट का डी कैपिटल है। दो बात क्लियर हो गई कि पहले एस आएगा और लास्ट में क्यू आएगा। अब आप यहां देख लीजिए पहले एस और लास्ट में क्यू कहां कहां आया है। अब उत्तर हो गया है ए और सी, मतलब बी और डी आपने एलिमिनेट कर दिया है। अब ए और सी में से कौन सा आएगा, अब आप पढ़ के सेंटेंस करेक्ट कर लीजिए। डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट एफर्ट, एक्सीडेंट्स आर स्टिल बाउंड टू हैपन दो ऑकेजनली। सबके प्रयास के बावजूद एक्सीडेंट्स होते तो हैं, बल्कि कैसे, यद्यपि कभी कभी, यद्यपि कभी कभी, मतलब पहले आएगा एस और फिर आएगा पी, फिर आएगा आर और फिर आएगा क्यू और उत्तर क्या हो जाएगा? ए। राइट? ये सेंटेंस अरेंजमेंट है। बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी टेक्निक है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे अपने क्लास में। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन एक सिंगल वर्ड दिया है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। जैसे वर्ड यहां पर दिया हुआ है स्ट्रेंज, और कह रहा है कि इस स्ट्रेंज से इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, STRANG, स्ट्रेंज। अब ये आप तुरंत देख लेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा लेटर है जो यहां पे नहीं है और यहां पर है, और यहां पर लेटर है L। स्ट्रेंज में एल नहीं है, एंजल में एल है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? बी। इतना सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, फिर इसी बात पर मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आपको होना क्या है? फोकस्ड। और इसके बाद जो है मिसलीनियस। मिसलीनियस का मतलब होता है विविध। विविध का मतलब कई टाइप का, और सॉरी, उस विविध में जो कई टाइप है उसमें एक तो यही टाइप है कि मिसलीनियस की स्पेलिंग पेपर में आ जाती है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। साउंड ऑफ डिफरेंट एनिमल्स टैली करने को आ जाता है। काऊ का साउंड कैसा है, हॉर्स का कैसा है, जो है हेन का कैसा है, तो वो साउंड मिलाने का आ जाता है। एनालॉजी आ जाता है संबंध पर, जैसे बुक का संबंध रीडर से है, वैसे चेयर का संबंध सिटर से है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। रूट ऑफ वर्ड्स में कोई वर्ड किस लैंग्वेज से आया है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि पिकरेस्क कहाँ का वर्ड है, तो ग्रीक का है, स्पेनिश का है, फ्रेंच का है, इसको रूट ऑफ वर्ड्स कहते हैं, वहां से आता है। क्लियर? ये चीजें आपके मिसलीनियस में है और यही आपका कंप्लीट सिलेबस है टीजीटी और पीजीटी का। राइट? कंप्लीट सिलेबस टीजीटी और पीजीटी का इतना है जिसमें कुछ वेरिएशंस हैं, कुछ कॉमन है, कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज हैं, कुछ न्यूनेस है और कुछ नथिंगनेस भी। क्लियर? ये सारी चीजें हैं जो पूरे कवर करना है आपको अपने सिलेबस के दौरान, अपने तैयारी के दौरान।
और अगर आपने इतनी मेहनत कर लिया है, इतनी मेहनत का मतलब अगर आपने अध्ययन मंत्र द्वारा दिए गए सारी एडवाइस को फॉलो कर लिया है, अगर उसके द्वारा प्रोवाइड किए हुए सारे क्वेश्चन पेपर को आपने उसी के साथ उसी के बोर्ड पे सॉल्व कर लिया है, then it is the guarantee of the institute that you are not going to lose the game. आप लूज करने वाले नहीं हैं, you are going to be a winner. और सबसे खास बात यह है, हमारे पास वही आता है जो विनर होना चाहता है, या जो नेक्स्ट विनर है वही लाइन में हमारे खड़ा होता है। हमारे लाइन में जो है फेलियर्स की लाइन नहीं होती, हमारे यहाँ फ्यूचर टीचर्स की लाइन होती है। और एक हम ऐसे इंस्टीट्यूट है दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू टीचिंग एंड टीचर्स, सिर्फ टीचिंग और टीचर्स के लिए, फ्रॉम हायर एजुकेशन टू पीआरटी, हम वी आर मेड फॉर दैट ओनली, राइट। सो इफ यू हैव thought about becoming a teacher, अगर आपने कभी सोचा है, then here we are for you, we provide you an umbrella। और ये ऐसा अम्ब्रेला है जिसके नीचे कोई भी भीगता नहीं है, सब कोई बच ही जाता है, सबको यहाँ से एग्जाम क्लियर करना है। बहुत सारी बेस्ट विशेष हैं हमारे साथ आप लोगों की, और हमारी बेस्ट विशेष हमारे स्टूडेंट्स के साथ होती हैं, जो कोई भी एग्जाम देने जाएं पूरे कॉन्फिडेंस से जाते हैं, एंड दे फील प्राइड, इतना प्राउड उनको होता है कि वो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके साथ जुड़े हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, आपका ट्रैक रिकॉर्ड, हमारी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों मिलकर के जो बॉन्ड क्रिएट करती है, वही हमारा रिजल्ट होता है और वही हमारा प्लस पॉइंट होता है। तो उम्मीद है ये आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा अपने सिलेबस को। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट होता है तो आप यूट्यूब के, फेसबुक के कमेंट बॉक्स में जा करके अपना फीडबैक दे सकते हैं, और बहुत जल्दी हम एक अगली क्लास को लेकर के आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर टाइम एंड कीप स्माइलिंग लाइक दिस स्माइली। क्लियर, इसी तरीके से बिल्कुल स्माइल करते रहिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। कोरोना के टाइम में अपना समय जो है बर्बाद नहीं करिए, यूटिलाइज करिए उस समय को, और इस क्रूशियल टाइम को, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलिए और पढ़ाई कर डालिए। वैकेंसीज आर टू बी अनाउंस्ड वेरी सून इन उत्तर प्रदेश। बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। हाँ, तब तक वेट मत करिए कि जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला है। एक और आपको $1 मिलियन की चीज बता दें कि 2022 इज द इलेक्शन ईयर इन उत्तर प्रदेश। इलेक्शन ईयर है 2022, और उसके पहले गवर्नमेंट को 2021 में वैकेंसीज को फिल करा ही लेना है, और वैकेंसीज के प्रोसीजर में टाइम लगता है। इसलिए ये बिल्कुल लगभग श्योर है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ सितंबर, वैकेंसीज टीजीटी और पीजीटी दोनों की अनाउंस होने वाली हैं। तो without spending या without wasting your precious time, start your preparation from today itself. It's never late नहीं है, अभी आप तो बिगिनिंग में है, और जो जितना बिगिनिंग में कोई चीज शुरू कर लेता है वो उतना ही सक्सेसफुल हो जाता है, राइट। आपकी सक्सेस यही है कि आपने शुरू कब किया था, और जब आप कोई चीज शुरू करिए तो इस इंटेंशन से शुरू करिए कि हमने शुरू किया है तो खत्म भी हम ही करेंगे, और बीच में हमारे और आपके कोई नहीं आ सकता। मतलब सक्सेस के बीच में और प्रिपरेशन के बीच में किसी का कोई स्थान नहीं है। अगर आपने सपना देखा है तो सपने को मटेरियलाइज करिए, और सपने को मटेरियलाइज करने के लिए आपको रात दिन एक भी कर देना पड़े तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 3 महीने की, 4 महीने की मेहनत होती है, और चाहे तो अभी 4 महीने मेहनत कर लीजिए, चाहे थ्रू आउट लाइफ रिग्रेट करते रहिए कि हमने नहीं पढ़ा था, नहीं तो हमारा सिलेक्शन हो गया होता। तो उस रिग्रेट आपको ना करना पड़े, उसके लिए हम यहाँ पर हैं, हम आपके साथ हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ बने हैं, और दोनों ही बिल्कुल रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह बॉन्ड से जुड़े हैं, कभी अलग नहीं होने वाले जब तक आपका सिलेक्शन है तब तक। और उसके बाद एज ए टीचर, टीचिंग फ्रेटर्निटी जो है हमेशा बॉन्ड में बंधी रहती है। मैं भी टीचर हूँ, आप भी टीचर होने जा रहे हैं, और आप फ्यूचर के टीचर हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वी विल बी मीटिंग वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।